बांसवाड़ा का संभाग दर्जा निरस्त करने के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और चेतावनी दी कि हर हाल में कांग्रेस बांसवाड़ा की जनता के साथ है और उन्हें उनका हक दिलाकर ही रहेगी। देखिए। बांसवाड़ा में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप इन दो का जवाब दे दो। किसान लगातार धरने पे बैठे हैं। बांसवाड़ा संभाग निरस्त करने का विरोध। को विश्वास दिलाया कि राजस्थान की विधानसभा में सड़क और सदन दोनों जगह ईंट से ईंट बजाएंगे, आपके हक अधिकार को वापस दिलाएंगे। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बांसवाड़ा संभाग निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभा से हुई, जहां विधायक अर्जुन बामणिया, नानालाल नीनामा, रमीला खड़िया और गणेश भोगरा ने डोटासरा और जूली का तीर कमान भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। संभाग खत्म कर देंगे, जिले खत्म कर देंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर देंगे, विवेकानंद की जो स्कॉलरशिप विदेश में हमारा गरीब का बेटा पढ़ता था उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, बुजुर्गों को पेंशन नहीं देंगे, जो अनाज मिल रहा था उसको खत्म कर देंगे। भाई आपके काका जी का राज है क्या? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों और गर्मजोशी से दोनों नेताओं का स्वागत किया। सभा के बाद रैली के रूप में सभी नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। रैली में शामिल लोगों ने बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और इसे जनहित के खिलाफ बताया। कि आपने कहा महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा नौजवान को नौकरी दे देंगे, आपने कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि जो कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख का इलाज दिया था इसको हम खत्म नहीं करेंगे। आपने कहा था कि कांग्रेस की अच्छी योजना जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है उसको खत्म नहीं करेंगे, और आपने कहा था कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का भाव कर देंगे। आज भी 11 रुपए 34 पैसे यहाँ से ज्यादा, हरियाणा से ज्यादा राजस्थान में लगता है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, बीजेपी ने सत्ता में आते ही उन्हें खत्म कर दिया। दरअसल पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 10 संभाग बनाए थे, इनमें बांसवाड़ा संभाग में शामिल था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था, लेकिन दिसंबर 2024 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने बांसवाड़ा समेत 3 संभाग को निरस्त कर दिया, जिसके विरोध में अब कांग्रेस लामबंद है। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बांसवाड़ा में ऐसी पिटी है कि वो अपना धरातल खोज रही है और बांसवाड़ा में तो कांग्रेस की जमानत भी नहीं बची है। कर रहे हैं बांसवाड़ा में तो वो पिटे, ऐसे पिटे हैं कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में तो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इतने पिट गए वो। अभी भी चुनाव हुआ डूंगरपुर में, 84 में, कहाँ है वो? कहीं उनका धरातल ही नहीं है, तो वो अपना धरातल खोज रहे हैं। करे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको अपना प्रयास करना है, करे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अधिकतर घोषणाओं को पूरा किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की जनहित की योजनाओं को बंद नहीं किया है, कुछ योजनाओं को सुदृढ़ करने का काम किया। जिन योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए थी उनकी समीक्षा की जा रही है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को रोके रखा, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो ईआरसीपी का शिलान्यास किया। यही नहीं, किसानों की फसल के लिए एमएसपी बढ़ाने का काम किया। मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सब जानते हैं और वो सिर्फ
भ्रम फैलाते हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सरकार ने जनहित के अनेक काम किए। जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उसमें से अधिकांश तो घोषणाएं पूरी भी कर दी। और कोई भी कांग्रेस सरकार की अच्छी जनहित की योजना है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को बंद नहीं किया, किसी को कमज़ोर नहीं किया, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। लेकिन केवल यूं ही केवल वाहवाही लूटने के लिए कुछ घोषणाएं की होगी तो उस पर समीक्षा की होगी वापस। बाकी हम कभी भी किसी जनहित की योजना को रोकते भी नहीं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है। इस बार दिल्ली में बदलाव दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सरकारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, वो एक छोटे से घर में रहेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब उनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है। महाकुंभ 2025 पर उन्होंने कहते कि कुंभ भारतीय संस्कृति का जो है बहुत बड़ा संगम है, बहुत अच्छी तैयारी की गई है। तो अर्जुन राम मेघवाल की कई बड़ी बातें और उन्होंने कहा है कि कुंभ भारतीय संस्कृति का बड़ा संगम है। तो तमाम तरीके की बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ केजरीवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने तंज भी कसा। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ये कहा गया। आप 45 करोड़ का आप शीश महल बना रहे हो, तो जो आप बोले थे वहाँ जनता के सामने, तो अब जनता को समझ में आ गया कि भी ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो इसलिए इस बार उनकी हालत बहुत पतली है केजरीवाल जी की, इसलिए ये कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम मंदिर में ही मंदिर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये बात हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित बीकानेर संभाग स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के बाद कही है। सुनिए। ढूंढा नहीं जा रहा, मंदिर है। मंदिर को जो है कि आज मंदिर का मूल स्थान दिया जा रहा है। मंदिर तो था ही वहां पर, क्योंकि ये भारत भूमि है, ये सनातन धर्म को मानने वालों की भूमि है। और यहाँ पर सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक अनेकों देवी देवताओं ने, सिद्ध महापुरुषों ने अपना अवतार लिया है। तो ये तो भारत भूमि है, यहाँ पर तो देखो मंदिर ही मिलेगा। और हम तो देखो कण कण में भगवान को पूजते हैं। वायु है तो उसको भी वायु देवता कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं। पत्थर के अंदर भी हम भगवान को पूजते हैं, मिट्टी को भी माँ के रूप में पूजते हैं। तो ऐसा नहीं है। जहां पर अतिक्रमण हुआ था, जहां पर अवैध रूप से कब्जा हुआ था, वहीं के विशेष सम्मुख आए हैं। और आगे भी, क्योंकि न्यायपालिका है, न्यायपालिका हर विषय को गंभीरता से लेती है और न्याय देती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके प्लाट पर कोई व्यक्ति आकर कब्जा करता है, तो आप तो उसके लिए, अपने न्याय के लिए लड़ते ही है ना। तो वही है, और न्यायपालिका सब विषय को देखकर जो सच्चाई होगी वो देश के सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी। कॉकरोच से डरने वाले एसपी डीएम बनते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ के गोठरा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान भी दिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन। सीमेंट कंपनी को गुढ़ा की चेतावनी। अधिकारी थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी दोनों ढलकुल बने। बाथरूम में कॉकरोच को डर लगे ना, घाटा देना को बना है। किसानों पर अन्याय नहीं करेंगे सहन। नवलगढ़ के गोठरा इलाके में
सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हुए। सभा में किसानों और स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ विरोध जताया और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के चलते उनकी खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा किसानों ने फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र गुड़ा का अधिकारियों के खिलाफ दिया गया एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। अधिकारी ना जो थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी और मेरे दल कौन बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लगे ना दिखाता बनना वो बना है। जगो छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे तो 10 में फैले जाए अब सांपाकार घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ ही और वो बच्चे ने खड़ा में कॉकरोच से डरवाड़ा ही और यह लड़ाई होगी जना क्यों हो पकड़ जाऊंगा क्यों हो। राजनीति में वाणी की शुचिता बहुत आवश्यक है। एक वो जमाना था तब नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलझुल बयान देते थे, जनता को गुमराह करते थे और कई बार अपशब्द भी कहते थे, परंतु अब ये 75 साल आज़ादी को हो गए और लगातार जनता शुचिता की राजनीति को पसंद करने लगी है। परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी अधिकारियों को गाली देते हैं और कभी बदजुबानी भी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हर चीज का जवाब जनता वोटों के माध्यम से देती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री का ये बयान अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच अधिकारियों को 26 जनवरी तक किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सीमेंट कंपनी के सामने मुआवजे और स्थानीय लोगों को रोजगार समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जुन्नू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। संभ्रावता थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और हिंसा प्रकरण में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत खारिज हुई है। आपको बता दें कि जिला एवं सेशन कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत अर्जी खारिज की है। कुल 19 आरोपियों में से केवल नरेश मीणा की जमानत खारिज हुई है। शेष सभी 18 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद नरेश मीणा को अभी टोंक जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि समरावता गांव में हुए हिंसा और आगजनी के मामले में अब तक कुल 61 लोगों को जमानत मिल चुकी है। तो नरेश मीणा को यह बड़ा झटका लगा है। अभी भी टोंक जेल में ही नरेश मीणा रहेंगे। 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई और आपको बता दें कि नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई और जो है कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। पत्रों में से 18 व्यक्तियों की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ है और एक नरेश मीणा उसकी जमानत श्रीमान जिला विशेष न्यायालय डीजे साहब द्वारा रिजेक्ट की गई है। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य लोगों की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की। ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। 18 नवंबर की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। न्यायालय ने अपना जो यथास्थिति का ऑर्डर था उसको उसकी पालना नहीं होने पर बहुत गंभीर
टिप्पणी सरकार पर करी। कोर्ट ने कहा कि जो मेरे यथास्थिति का ऑर्डर है उसकी पालना होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेरी यथास्थिति की पालना है, जो यथास्थिति का मेरा जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार पिछले 6 हफ्ते से कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो मेरी यथास्थिति का आदेश है उसकी अवमानना करते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। कोर्ट का रुख बहुत ही गंभीर लग रहा था। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए और मामले को गुरुवार को रखा है। एक तरफ ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से हाईकोर्ट नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी का एक्शन भी जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 45 से ज्यादा ट्रेनी एसआई में से 20 एसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद विभाग की तरफ से ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर अब चुप्पी साध ली है। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? जानकारों के माने तो पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। पुलिस मुख्यालय के इसी आदेश पर रोक के लिए याचिकाकर्ता ने स्टे एप्लीकेशन दाखिल की थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में 18 नवंबर 2024 के स्टे ऑर्डर के पालन करने की नसीहत दी है। अब देखना होगा कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में 5 जनवरी को आयोजित नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कई एग्जाम सेंटर्स पर ऑनलाइन नकल करवाने का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गैंग से प्रारंभिक पूछताछ में आरपीएफ, रेलवे भर्ती सहित कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को जयपुर के कई सेंटरों पर आयोजित एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के बारे में वैशाली नगर थाने को सूचना मिली थी। पुलिस ने नकल कराने वाले गिरोह से जुड़े संदिग्धों को ट्रेस कर नितेश जाखड़ और सुमित चौधरी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में ये सामने आया कि इस भर्ती परीक्षा में परमजीत, संदीप अन्य के साथ मिलकर नकल करवा रहे थे। मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है। जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहे हैं। चीन में तेजी से फैल रही एचएमपीवी की दस्तक अब भारत में भी सुनाई दे रही है। कर्नाटक के बाद गुजरात से भी एचएमपीवी का मामला सामने आया है। बेंगलुरु में जहां 8 और 3 महीने के बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई है, वहीं गुजरात में 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित मिला है। बताया यह जा रहा है कि गुजरात में संक्रमित बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। देखिए रिपोर्ट। भारत में एचएमपी वायरस की दस्तक। कर्नाटक, गुजरात से सामने आए 3 केस। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानोमो वायरस, जिसकी आहट ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। चीन के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। कोरोना के बाद ये एचएमपीवी दूसरा वायरस है जो चीन में फैलने के बाद भारत पहुंचा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 और 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी।
इसके अलावा गुजरात में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। चीन के हालात पर भारत नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार को लेकर अलर्ट हो गई है। HMPV को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है। HMPV नया वायरस नहीं है। साल 2001 नीदरलैंड में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालांकि ये कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। कोरोना वायरस जहां कोरोना विरेड फैमिली का हिस्सा है, जबकि HMP वायरस पैरामाइकोसोविरेड फैमिली का हिस्सा है। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी HMP वायरस का पता चला था। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को काफ़ी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया आ रही है, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तरह HMP वायरस भी गंभीर है। जानकारों का कहना है कि दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन गंभीरता के मामले में HMP वायरस माइल्ड है। ये छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वायरस का असर ज्यादा होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमोर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। HMPV के लक्षणों की बात करें तो इसमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, नाक बंद होना, गले में खरखराहट संपर्क में आने से फैलता है।
अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें। HMP वायरस से बचाव के लिए अभी तो ना कोई एंटीवायरल दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हाथ रखें साफ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। कोविड के करीब 5 साल बाद चीन में एक बार फिर HMP वायरस के चलते हालात बेहद डरावने होने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार सतर्क है तो वहीं लोगों को भी एहतियात बरतते हुए मास्क पहनने की आदत फिर से अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आज का दिन अहम रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य सरकार ने 2 बैंकों के साथ MOU किए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के 2 MOU हस्ताक्षर किए गए। और खबर जयपुर से है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडेट और नकल जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर अब कर्मचारी चयन बोर्ड और भी सख्त होता नजर आ रहा है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर के किए गए पूर्व में कई नवाचारों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक एंट्री शुरू करने जा रहे हैं। फरवरी माह में होने वाली भर्ती परीक्षा से कर्मचारी चयन बोर्ड बायोमेट्रिक एंट्री शुरू कर देगा। इसके साथ ही फेस रिकॉग्निशन भी शुरू हो जाएगा। डूंगरपुर जिले में एनसीबी और बिछीवाड़ा पुलिस ने जाम्बुड़ी गांव में एक घर से 1 करोड़ की कीमत का 202 किलो से ज्यादा अवैध गांजा और उसके पौधे बरामद किए हैं। आरोपी ने अपने खेतों में ही गांजे की अवैध फसल उगाई। आपको बता दें कि उसके बाद घर में छिपा करके रखे थे। इधर कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी की तलाशी शुरू कर दी है। जाम्बुड़ी गांव में दिनेश पिता अडेला बरंडा मीणा के खेत एवं घर में जो है अवैध रूप से गांजा पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और मौके पर जो है दिनेश फरार हो चुका था। अब मौके पर 202 किलो गांजा एवं गांजे की फसल को बरामद किया गया है। बारां जिले के शाहबाद में प्रस्तावित निजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज मैग्सेस अवार्ड प्राप्त वाटरमैन के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र सिंह सहित कई नामी पर्यावरणविद शाहबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली वन भूमि पर स्थित जंगलों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित संयंत्र के आसपास के गांव के ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान राजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को किसी भी शर्त पर प्लांट के लिए जमीन नहीं बेचे जाने की शपथ दिलाई। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान राजेंद्र सिंह को एक ग्रामीण ने कहा कि कलेक्टर का आदेश आएगा और हमारी जमीन छीन जाएगी। इस पर राजेंद्र सिंह ने कहा कि कलेक्टर के बाप का भी आदेश आए तो तुम्हारा कुछ नहीं ले सकता, तुम्हें तुम्हारी जमीन नहीं देनी है। कलेक्टर का ना, कलेक्टर के बाप का भी आदेश आए तो तेरा गेट भी काटेगा भाई। जमीन तेरी नहीं देनी। मैं इतना जानता हूँ, देखो सरिस्का के जंगल में, सरिस्का का जंगल जानते हो, अलवर में, मैंने सरिस्का के जंगल में 22 गांवों को उजड़ने नहीं दिया।
बांसुर के ग्राम पंचायत धोली ढाणी बुर्जा में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन पिछले 2 दिन से टूटी हुई है, जिससे हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार सूचना दी, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आज ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। ग्राम पंचायत बुर्जा के दौलडाणी में पिछले 2 दिन से ये जो 11,000 की लाइन है, इसके तार लटके हुए हैं। विद्युत विभाग नारायणपुर को लगभग इन ग्रामवासियों ने लगभग 50 बार कॉल कर लिया। विद्युत विभाग 2 दिन से कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे बड़ी जन हानि होने की संभावना है। और 2 दिन से नहीं लाइट आ रही, नहीं 2 दिन से पीने पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत विभाग इतना लापरवाही है, 2 दिन से फोन तक नहीं उठा रहा ग्रामवासियों के। और ऐन साहब जैन साहब कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे मांग करते हैं समय रहते हुए विद्युत प्रशासन की मांग को पूरी करे, नहीं जो जन हानि होगी उसका विद्युत विभाग नारायणपुर जिम्मेदार होगा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का 8 जनवरी को 12 जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। किसान लंबे वक्त से परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अटके काम को शुरू करने, ERCP के तहत वंचित गांवों को जोड़ने, फसल बीमा से विसंगतियां दूर करने, समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा मांगों को नहीं मानने से आक्रोशित किसान प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली समेत ऊंट गाड़ियों के साथ रैली पर करके कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में 12 जिले के 800 से ज्यादा गांव के किसान शामिल होंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों के आने का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। छुट्टियों में लगातार पर्यटक जैसलमेर सम घूमने पहुंच रहे हैं। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, जैन मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थल पर्यटक पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीर भी देखिए, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। सोनार दुर्ग में पर्यटकों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल है, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहोगे आप जैसलमेर को लेकर? बहुत ही सुंदर जगह है, लोगों को देखने और आना चाहिए। बहुत ही प्यारी हेरिटेज है हमारी। विशेष तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जितनी चीज़ें देखते जाओ उतनी चीज़ों से प्यार होता जाएगा। ऐसी नक्काशी जो पहले कभी नहीं देखी वो यहाँ देखने को मिलती है। और अब खबर करौली से है, जहां पीओके स्थित शारदा पीठ से शुरू हुई महाकुंभ अमृत कलश यात्रा के करौली पहुंचने पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके बाद पीठाधीश्वर रुद्रनाथ महाकाल विशाल महाराज के सानिध्य में कलेक्ट्रेट सर्किल से मदन मोहन मंदिर तक यात्रा निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यात्रा विभिन्न मंदिरों से होते हुए 10 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जहाँ पर है, वहाँ शारदा पीठ है। शारदा पीठ से हम लोग चलते हुए चले आ रहे हैं। कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा है, कई राज्यों से होते हुए, भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों से होते हुए चले आ रहे हैं। एक अमृत कलश लेकर के चल रहे हैं, जो कि महाकुंभ प्रयागराज में स्थापित होगा। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और इस महाकुंभ में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे लगाए जाएंगे, जहां भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। और इसी कड़ी में प्रदेश के 3 मंदिर मोती डूंगरी, गणेश मंदिर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी मंदिर की ओर से महाकुंभ के लिए 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी गई, जिसे मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए राजधानी जयपुर से 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी जा रही है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से मंत्री देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने तीनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और अब माना जा रहा है कि आज या कल सुबह ये सामग्री प्रयागराज पहुंच जाएगी। सामग्री में घी, तेल और कच्ची सामग्री जो है भेजी जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ओर से जो है सामग्री भेजी जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि पीपे, देसी घी के पीपे, तेल और कच्ची भोजन की सामग्री जो है इन ट्रकों में मौजूद है, जो यहाँ से आज रवाना हो चुकी है और कल सुबह तक प्रयागराज पहुँच जाएगी। आपको बता दें ये महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ चारों ओर
जो है देखी जा रही है। प्रयागराज में भी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और उसके लिए प्रयागराज सिटी को प्रशासन की ओर से पूरी तरह से जो है सेफ सिटी के तौर पर डेवलप कर दिया गया है। और ऐसे में राजधानी जयपुर में भी महाकुंभ को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ से यात्री जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके लिए भी कोशिशें और तैयारियां प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। बाघों के जच्चा घर के नाम से मशहूर बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के सिवनी पेश टाइगर रिजर्व से जल्द ही 2 बाघिनों को लाया जाएगा। देखिए, बाघों की गूंजेगी दहाड़, जंगल सफारी का रोमांच, नौकायन से आंखों में चमक, आरवीटीआर की बढ़ेगी रौनक। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ गूंजने लग गई। ऐसे में अब पर्यटकों का रोमांच और बढ़ने वाला है। अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को साथ ही जंगल सफारी का रोमांच भी देख पाएंगे। 13 दिसंबर 2024 को भी टाइगर से एक बच्चे के साथ उनका वीडियो प्राप्त हुआ है। तो टाइगरों की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है और भविष्य में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से रामगढ़ और मुकुंदरा के लिए टाइगर लाने की योजना प्रस्तावित है, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इस योजना पर कार्य चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं भविष्य में शीघ्र ही यहाँ 2 फीमेल टाइगर्स रामगढ़ में मध्य प्रदेश से लाई जाएंगी। उसकी तैयारियां भी चल रही है। और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से 5 बाघों के आने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें रामगढ़ में 2 बाघिन, मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से, तो वहीं कोटा के मुकुंदरा में 1 बाघिन, 2 बाघिन महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से लाना तय हो गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर से जैतपुर रेंज के जंगलों में लाया जाएगा। रामगढ़ मैटरनिटी होम के रूप में टाइगर का जाना जाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप से यहाँ पर टाइगर हमेशा सदियों से टाइगर रहे हैं और टाइगर के लिए फेमस भी है। बूंदी यहाँ पर स्टेट टाइम से ही टाइगर रहे हैं और यहाँ के जंगल इसके लिए मुफीद भी रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से यहाँ से टाइगर लुप्त हो गए, चले गए थे। फिर वापस वो समय आया है कि रामगढ़ में जो जच्चागर के रूप में फेमस है, तो वो वापस यहाँ पर धीरे धीरे टाइगर वापस बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर एक बाघों का एक बेहतर कॉरिडोर भी बनेगा और यहाँ पर वापस जो बाघ गायब हो गए थे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश से ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में 2 बाघों को शिफ्ट करने का अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वहीं राजस्थान के विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों के आने को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि अलग गोत्र के दूसरे टाइगरों के साथ आने से जीन में अच्छी ग्रोथ होगी, जो टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने में श्रेष्ठ होगा। पहली बार राजस्थान में अगर जैसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से टाइगर आएंगे तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन होगा टाइगर का, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। टाइगर के जीन पूल में वृद्धि होगी और जो इनब्रीडिंग है वो समस्या भी खत्म होगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का और इसमें हमारे माननीय स्पीकर साहब भी बहुत रुचि ले रहे हैं और उनके प्रयासों से ही ये सब चीज़ें संभव हो पा रही है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व प्रबंधन बोटिंग से टाइगर सफारी की योजना बना रहा है, जिसके तहत टाइगर रिजर्व के कौर और बफर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के इलाके में फैली शंभू सागर झील में बोटिंग शुरू होगी, जिससे सैलानी जंगलों की सैर कर रोमांचित होंगे। और ऐसे में जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते न केवल सवाई माधोपुर की तरह जिले में पर्यटन को भी पंख लगेंगे, बल्कि युवाओं को रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। बुरे हैं आज